बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रेशर फ़िल्ट्रेशन के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह जो है ना ग्लोमेरुलस से बुमेंस कैप्सूल में जो है ना अब्ज़ॉर्प्शन होती है। हमें पता है कि जो यूरिन फॉर्मेशन होती है, यूरिन फॉर्मेशन हमारे 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप उसका होता है प्रेशर फ़िल्ट्रेशन, नंबर 2 स्टेप होता है सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन और नंबर 3 स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो आज जो प्रेशर फ़िल्ट्रेशन वाला स्टेप है, नंबर 1, हमारी जो है ना ब्लड को किस तरह क्लीन आउट किया जाता है। हमारी किडनी का एक ही फंक्शन है कि ब्लड को जो है ना क्लीन करना, बस जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है, उनको क्लीन आउट करके यूरिन के थ्रू पास आउट करा देना और ब्लड को फ़िल्टर आउट करके जो है ना दोबारा जो है ना सर्कुलेशन में, जनरल सर्कुलेशन में जो है ना उसे इंक्लूड करवाना। तो हमारा जो प्रेशर फ़िल्ट्रेशन है, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट स्टेप जो है ना हमारा प्रेशर फ़िल्ट्रेशन का होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसको डिटेल से पढ़ें और नेफ्रॉन्स के जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं और जो डिटेल स्ट्रक्चर्स हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसे एक्सप्लोर आउट करें। तो सबसे पहले अगर हम नेफ्रॉन्स को देखें तो नेफ्रॉन्स को हमें पता है कि हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जो है ना रेनल कॉर्पसल होता है और एक रेनल ट्यूब्यूल होता है। रेनल कॉर्पसल्स में हम जो है ना ग्लोमेरुलस और बुमेंस कैप्सूल को इंक्लूड करते हैं। चूँकि प्रेशर फिल्ट्रेशन सिर्फ ग्लोमेरुलस से बुमेंस कैप्सूल में होती है, इसीलिए जो है ना हम सिर्फ रेनल कॉर्पसल को देखेंगे, रेनल ट्यूब्यूल को नहीं। यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनको आज हमने नहीं पढ़ना। आज हमारा स्पेसिफिकली जो है ना फोकस हमारा रेनल कॉर्पसल पे है। अब देखें, ये वाली हमारे पास ग्लोमेरुलस है, हमने एक ग्लोमेरुलस बनाई हुई है, ये ब्लड कैपिलरी पूरी ये ग्लोमेरुलस है, और दूसरा जो है ना हमारे पास ये सारा जो है ना बुमेंस कैप्सूल है। ठीक है, हम थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्मली जो है ना हमारी जो 10th की किताब है और सेकेंड ईयर की किताब है, उसमें सिंपल ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये और यूँ असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है और यहाँ पे जो है ना ग्लोमेरुलस यूँ होता है। तो सिंपल ये होता है, कहते हैं जी ग्लोमेरुलस से चीज़ अब्जॉर्ब हुई और बुमेंस कैप्सूल में चली गई, और उसके बाद जो है ना यहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर जो है ना कलेक्टिंग डक्ट में। आज हम ये वाला स्ट्रक्चर नहीं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल से एक्सप्लोर करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये ग्लोमेरुलस है, हमने ग्लोमेरुलस को यूँ बनाया हुआ है। ठीक है ना, हालांकि ग्लोमेरुलस में जो है ना बड़े बड़े जो है ना फिनिस्ट्रेशन होती हैं, सुराख होते हैं छोटे छोटे, तो उसको जो है ना हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। और ये हमारे पास बुमेंस कैप्सूल है, ये सारा हमारे पास बुमेंस कैप्सूल है। ये ब्लू वाली लेयर से लेकर ये सारा हमारे पास बुमेंस कैप्सूल है, और यहाँ से जो नए सेल स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से हमारे पास फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले देखें, ये हमारे पास हमें पता है कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, रेनल आर्टरी होती है। रेनल आर्टरी क्या करती है, किडनी के अंदर एंटर होती है, फिर रेनल आर्टरी आगे डिवाइड होती रहती है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी बनती है, फिर लोब्यूलर आर्टरी बनती है, फिर आगे जाके और फर्दर डिवाइड होते एफरेंट आर्ट्रियोल बनती है। अब जब हमें पता है कि किडनी के ज़रिए इंटर हुई है, तो किडनी में आगे फिर जो है ना रेनल मेडुला के अंदर फिर रेनल पैरामिड्स होते हैं, और रेनल पैरामिड्स के अंदर जो है ना नेफ्रॉन्स होते हैं। तो हर नेफ्रॉन्स के पास ये आर्ट्रियोल जाती है। जो आर्ट्रियोल जो है ना नेफ्रॉन्स के पास जाती है वो इफरेंट आर्ट्रियोल है, और जो वहाँ से बाहर निकलती है उसे इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। देखिए, ये हमारी बॉडी में ना पूरी सिर्फ वाहिद एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें आर्ट्रियोल ही किसी चीज़ के अंदर इंटर होती है और आर्ट्रियोल ही बाहर आती है। नॉर्मली जब भी आर्ट्रियोल डिवाइड होती है और कैपिलरीज बनाती है, कैपिलरीज के बाद वेन्यूल बनता है, वेन्यूल्स के आगे फिर वेन्स बनती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि आर्ट्रियोल आ रही है और आर्ट्रियोल ही बाहर निकल रही है, और यही आर्ट्रियोल जाके फिर वेन्स बनाती है, रीनल वेन। ठीक है, तो सबसे पहले एक ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हाँ, इफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है, इफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेके आ रही है। और इसके अलावा हमारे पास ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, उसके अलावा जो है ना वाइटामिन्स आ रहे हैं, मिनरल्स आ रहे हैं। मिनरल्स में कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम आइंस है, क्लोराइड आइंस है। इसके अलावा जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटीरियल है, यूरिया आ रहा है, अमोनिया आ रहा है, अमोनिया तो नहीं होता, यूरिया है, क्रिएटिनिन है। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी एल्ब्यूमिन है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये सारी जो है ना एंटीबॉडीज़ होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये सारी चीज़ें हमारी ब्लड के अंदर फिल्टर आउट हो, ये सारी चीज़ें हमारी ब्लड के अंदर मूव आउट कर रही हैं। अब इनमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो हमने जो है ना रीअब्जॉर्ब करवाना है किडनी के अंदर, और जो मतलब अब्जॉर्ब करवाना है कि बुमेंस कैप्सूल के अंदर। उसके बाद जो है ना उसे फिल्टर आउट करने के बाद उसे जो है ना मतलब बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो अमोनिया होती है, जब नाइट्रोजन जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है तो उससे अमोनिया बनती है। ठीक है ना, अमोनिया साइकिल्स आपने पढ़ा होगा, यूरिया, फिर अमोनिया जो है ना आगे यूरिया में कन्वर्ट होती है, यूरिया साइकिल होता है उसका। ठीक है, अब वो जो अमोनिया अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वो अमोनिया जो है ना हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। अमोनिया जहरीली गैस है, वो जाके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ब्लड के अंदर घूम रही है, तो हार्ट के पास जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्रेन के पास जाएगी, ब्रेन प्रॉब्लम्स, लंग्स के पास जाएगी, लंग्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसी तरह हमारे फिर हम अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म
यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। अब वो जो यूरिया में कन्वर्ट करते हैं वो यूरिया भी हमारे लिए टॉक्सिक है, ठीक है। जहर होता है, अगर कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कम जहर है या ज़्यादा जहर है, उस यूरिया को हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। अब यूरिया को बॉडी से बाहर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास हर चीज़ का एक सिलेक्टिव ऑर्गन होता है। जैसे हमारे लंग्स हैं, लंग्स क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो ऑक्सीजन को एंटर करे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले बॉडी से। हार्ट है, हार्ट का क्या फंक्शन है, पंपिंग, बॉडी को पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाना। और कोई ऑर्गन नहीं है जो बॉडी में के अंदर हर एक जगह पे ब्लड पहुंचाए और ऑक्सीजन पहुंचाए, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए। तो इसी तरह जो किडनी है, किडनी का भी तो कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए। किडनी का मेन फंक्शन क्या है कि बॉडी के अंदर से जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, किसी ने अगर अल्लाह ना करे जहर खाया हुआ है, किसी की जो दवाइयाँ हैं, एक्स्ट्रा दवाइयों के बाद जो है ना उनका फंक्शन परफॉर्म हो गया, उसे बॉडी से बाहर निकालना है। आपने प्रोटीनस गोश्त खाया, अंडा खाया, ठीक है ना, और उसके अलावा दूध पिया है, तो काफ़ी जो प्रोटीन्स वाली चीज़ें थी वो खाई हैं, उसके बाद प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हुई है, उसके बाद अमोनिया बना है, अमोनिया के बाद यूरिया बना है, उसे भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराना है। और उसे एक्सक्रीट आउट कराना है तो कैसे कराएंगे, उसके लिए सबसे पहले वो ब्लड जाएगा रीनल आर्टरी के जरिए किडनीज़ के पास। अब जब किडनीज़ के पास जाएगा, किडनीज़ में कहाँ जाएगा, किडनीज़ के अंदर रीनल पैरामिड्स के अंदर होते हैं और थोड़े से जो रीनल कॉर्टेक्स होते हैं वहाँ पे भी नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स की बेसिकली दो किस्म होती है, एक कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स होते हैं, एक जेस्ट्रा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन्स होते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि जो जेस्ट्रा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन है वो तब काम करते हैं जब कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना होता है, हमारे पास पानी कम होता है। और जो कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स होते हैं वो तब वर्कआउट करते हैं, फंक्शन बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब पानी हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है और डाइल्यूट किस्म का यूरिन बनाना होता है, ठीक है। तो अब हम इस डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ जो है ना प्रेशर फिल्ट्रेशन को डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, पीछे से बैकग्राउंड था, ठीक है। अब हमारे पास जो रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी जो है ना हमें पता है डिवाइड होती है, एफरेंट आर्ट्रियोल बनता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए यहाँ पे ब्लड आया, ब्लड के अंदर हमें पता है कि सारी जो है ना चीज़ें हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, एल्ब्यूमिन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सारी चीज़ें हैं। अब वो यहाँ से अब्जॉर्ब होंगी, यहाँ से अब्जॉर्ब होने के बाद बाकी सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से चली जाएंगी। अब कितना आता है जो हमारे पास नॉर्मली जो रीअब्जॉर्प्शन रेट है ना, हमारे पास तकरीबन जो है ना 180 लीटर हमारे पास जो है ना 180 लीटर जो है ना हमारे पास डेली 1 लीटर जो है ना जो फिल्ट्रेट है, यानी 1 लीटर फ्लूइड है, वो यहाँ से जो है ना रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 180 लीटर कितना ज़्यादा होता है, 180 लीटर मतलब पूरे जो है ना एक किस्म का पूरा टप बहुत बड़े 2-3 टप जो है ना हमारी किडनी डेली का डेली रीअब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब ये 180 लीटर जब अब्जॉर्ब होता है तो 180 लीटर तो अगर हम बॉडी से जो है ना एक्सक्रीट आउट कराते रहे, नंबर 1 तो हमारी बॉडी के अंदर इतनी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, हमारे सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी सारा बैठ जाएगा, हम तो गोश्त की तरह नीचे बैठ जाएंगे, हमारी हड्डियाँ भी ख़त्म, गोश्त भी ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और उसके अलावा जो है ना अगर हमारे ब्लड भी ख़त्म हो जाएगा, जो जितना भी फ्लूइड है सारा बाहर निकल जाएगा, तो इम्पॉसिबल काम है। 180 लीटर कैसे एक्सक्रीट आउट हो सकता है हमारी बॉडी, टोटल हमारी बॉडी में 180 लीटर है ही नहीं, ठीक है। तो 180 लीटर हम एक्सक्रीट आउट ही करा सकते हैं। 180 लीटर में से 179 लीटर तकरीबन हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है और 1 लीटर जो है ना हमारी बॉडी में टोटल डेली यूरिन बनता है। ये डे की बात हो रही है, एक दिन में 180 लीटर, देखें 180 लीटर एक्सक्रीट अब्जॉर्ब होता है, 180 लीटर में जो है ना 179 लीटर दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ 1 लीटर जो है ना मतलब जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है, ताकि जो है ना जो यूरिया और ये चीज़ें हैं ये क्योंकि किडनी स्टोन बना लेते हैं, इसीलिए इनको वाटर में या सलूट में डिज़ोल्व करके यूरिन के ज़रिए बाहर एक्सक्रीट आउट कराना बहुत सख्त ज़रूरी होता है, तो इसीलिए वो 1 लीटर वाटर उनके साथ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना सारा फ्लूइड आ गया, ये तकरीबन जो है ना हमें पता है 625 ml लीटर ब्लड हर मिनट में आता है, 625 लीटर ब्लड हर मिनट में यहाँ पे पहुँचता है। तो वो जो 625 ml ब्लड है उसमें से तकरीबन जो है ना हमारे पास 125 ml ब्लड जो है ना यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी सारा ब्लड जो है ना बगैर फिल्ट्रेशन आउट आगे चला जाता है। तकरीबन 575 तकरीबन पता नहीं इतना ही कुछ बनता है, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिए। 625 में से 125 ml जो फ्लूइड है वो हमारी ब्लड किडनी में से जो है ना हर मिनट बाद रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो उसमें से ये तकरीबन सारा का सारा जो है ना रीअब्जॉर्ब बैकवर्ड हो जाता है। अब देखिए हमारे पास जो है ना हमने कहा कि ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से जो है ना चीज़ें यहाँ पे फिल्ट्रेट आउट होगी जाती हैं। अब चीज़ें एकदम फिल्टर आउट नहीं हो जाती, ठीक है ना, कि यहाँ से ग्लोमेरुलस के पास से जो है ना ग्लोमेरुलस के पास एफरेंट आर्ट्रियोल्स है और सारी की सारी चीज़ें जो है ना बूमेंस कैप्सूल में चलेगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं।
ऐसे तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी की सारी तो वुमेन्स कैप्सूल में चली जाती। और अगर हमारे वुमेन्स कैप्सूल के बाद जो है ना जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगर वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ना हो तो मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ें और इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए और काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें वो तो सारी यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाती। तो ये जो है ना सारी चीज़ें जो है ना बड़े जो है ना फंक्शनली तौर पे और मतलब बड़े अच्छे तरीके से हो रही है, ठीक है ना। इनके पीछे जो है ना एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, प्रॉपर जो है ना चीज़ें हैं, प्रॉपर इस तरह हर चीज़ प्रॉपर जो है ना मेंटेन हो रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अब देखिए यहाँ पे जो है ना हमारे पास ग्लोमेरुलस है। अब हम पढ़ते हैं कि हमने देखना है कि कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि यहाँ से जो है ना फ्लूइड यहाँ पे पहुँचे। सबसे पहले हमारे पास 3 बैरियर्स हैं। इन 3 बैरियर्स को जो है ना जो फ्लूइड जो ग्लोमेरुलस के अंदर जा रहा होता है उसने क्रॉस करके ये वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आना है। सबसे पहला जो फ्लूइड है, जो सबसे पहला बैरियर है वो एंडोथेलियल सेल्स का है। एंडोथेलियल सेल्स कहाँ पे होते हैं? हमें पता है जितनी भी कैपिलरीज होती हैं ये कैपिलरीज के अंदर ये सारे एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये सारे एंडोथेलियल सेल्स हैं। अब देखें सबसे पहले जो है ना जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज है इसके मुतालिक ये सोचा जाता था कि ये सिर्फ जो है ना एक ब्लड वेसल्स हैं और इनका मेन काम ये होता है कि ये जो है ना सिर्फ ब्लड को फिल्टर आउट ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करती हैं। लेकिन आहिस्ता जब हम रिसर्च करते गए तो हमें पता लगा कि ये जो है ना बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव सेल्स हैं इसके पास। तो फिर एंडोथेलियल सेल्स जो है ना इसके अलावा आपने जो है ना जो रिसर्च स्टार्ट की हुई थी उस रिसर्च में ये बताया जा रहा था कि यार किस तरह जो है ना हमारा ब्लड लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। क्यों ऐसा नहीं होता? जैसे ही हमें कोई कट वगैरह लगता है तो हमारा ब्लड एकदम क्लॉट हो जाता है, उस जगह क्लॉट बना लेता है, लेकिन नॉर्मली जो है ना लिक्विड की फॉर्म में वो फ्लो करता रहता है। उसका जो मेन उनको रीज़न पता लगी कि जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये 3 चीज़ें रिलीज़ करते हैं। ये नाइट्रिक एसिड रिलीज़ करते हैं। वो नाइट्रिक एसिड जब रिलीज़ होता है तो वो हमारे ब्लड को जो है ना जो उसके अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उन्हें आपस में कंबाइन नहीं होने देते और ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखता है। और इसके अलावा ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ करते हैं, वो भी जो है ना ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। और इसके अलावा जो है ना डीफॉस्फेटेसेस होते हैं, वो जो है ना प्लेटलेट्स को जो है ना एंडोथेलियल सेल्स पे जुड़ने नहीं देते, जिसकी वजह से जो है ना क्लम्प नहीं बनता और ब्लड हमेशा लिक्विड की फॉर्म में फ्लो करता है, ना वो एल्ब्यूमिन को जोड़ने देता है। तो ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, इनकी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो अब यही वाले जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, अब इनमें जो ग्लोमेरुलस होता है ये फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज की जो है ना हमारे पास 2-3 किस्में होती हैं, तो उसमें से एक किस्म फेनिस्ट्रेटेड है। अब फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज का क्या मतलब? फेनिस्ट्रेशन कहते हैं छोटे छोटे पोर्स को, छोटे छोटे सुराखों को। अब ये जो ग्लोमेरुलस होते हैं ना, ग्लोमेरुलस की जो है ना जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती हैं, ग्लोमेरुलस असल में है क्या? ग्लोमेरुलस बेड ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं, यानी कैपिलरीज ने मिल के एक बॉल सा गुच्छा टाइप का बना लिया, उसको जो है ना हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, नेफ्रॉन्स के इर्द गिर्द, ठीक है। अब वो जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर छोटे छोटे से सुराख हैं, यानी जो कैपिलरीज हैं उसके अंदर छोटे छोटे से सुराख हैं, उन्हें फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहते हैं। अब ये फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज हमारे लिवर में भी मौजूद होती हैं, क्योंकि हमारे लिवर का हर सेल ब्लड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। जो तो हमारे लिवर के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, एल्ब्यूमिन बना रहा है और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसने जो है ना ब्लड के अंदर डायरेक्टली डालनी होती है। उसके अलावा जो है ना ब्लड से हर सेल ने, हेपाटोसाइट ने ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब करके ग्लाइकोजन बनाना होता है, ग्लाइकोजन को दोबारा तोड़ के ग्लूकोज बनाना होता है। तो लिवर के चूँकि बहुत ज़्यादा फंक्शन है, इसलिए जो लिवर में भी साइनोसाइड्स या जो है ना फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज चाहिए होती है, इसी तरह स्प्लीन में भी चाहिए होती है। तो स्प्लीन में, लिवर में और तीसरा किडनी में जो है ना हमारे पास ये फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं। अब फेनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक एंडोथेलियल सेल है, इस एक एंडोथेलियल सेल्स को मैंने उठा के यहाँ पे बनाया हाईलाइट करके, ठीक है। इस एक को मैंने यहाँ पे हाईलाइट, अब ये एक जो है ना एंडोथेलियल सेल्स को मैंने क्या किया? हाईलाइट करके यहाँ पे बना लिया। अब इस एंडोथेलियल सेल्स के अंदर ये एक किस्म के ये पोर्स हैं, छोटे छोटे फेनिस्ट्रेशंस हैं। अब जो भी यहाँ से जो है ना मिसाल के तौर पे ये भी एंडोथेलियल सेल है, ये भी एंडोथेलियल सेल है। अब मिसाल के तौर पे कोई भी जो मतलब न्यूट्रिएंट्स होगा, अब वो जो है ना इन दोनों के दरमियान ये जो मैंने स्पेस बनाया ना, ये बिल्कुल स्पेस इस तरह होता है जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो मतलब आंखों से बिल्कुल नहीं नज़र आ सकता, ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्पेस है। जैसे आपको ये एंडोथेलियल सेल्स नजर आ रहे हैं, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल जो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स बने हुए हैं इनके दरमियान में भी माइक्रोस्कोपिक स्पेस होते हैं, बिल्कुल एक किस्म के टाइटली जुड़े हुए होते हैं, तभी जाके जो है ना एक स्मूथ कैपिलरी बनती है या स्मूथ वेन बनती है। अब ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, इनके दरमियान इस तरह की फेनिस्ट्रेशन होती है, इस तरह के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है ना, एक ये जो चैनल्स होते हैं। अब इसके अंदर से अगर कार्बोहाइड्रेट्स गुजरना है, ग्लूकोज गुजरना है या जो है ना वाटर गुजरना है, वो सारी चीज़ें जो है ना इस फेनिस्ट्रेशन के थ्रू गुजर के जो है ना अब वुमेन्स कैप्सूल में आती हैं। जो चीज़ गुजरनी है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, ठीक है, जो चीज़ें जो है ना यहाँ से अब्जॉर्ब हो सकती हैं वो यहाँ से आती है। अब कौन कौन सी चीज़ें अब्जॉर्ब हो सकती हैं? हर वो चीज़ जिसका साइज़ 50 से 100 नैनोमीटर हो।
हर वो चीज़ जिसका साइज़ 50 से 100 नैनोमीटर हो, सिर्फ वो चीज़ यहाँ से गुजर सकती है। वही चीज़ यहाँ की फिनिस्ट्रेशन से गुजर के अब यहाँ पे बूमेंस कैप्सूल में आ सकती है। नंबर 1 बैरियर तो हमने ये पढ़ लिया। नंबर 1 बैरियर हमने ये पढ़ा कि जो भी एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, एंडोथीलियल सेल्स सबसे पहला मेन बैरियर है जो है ना चीज़ों को यहाँ से बूमेंस कैप्सूल में आने से रोकता है या जो है ना आने देता है। अगर एंडोथीलियल सेल्स के अंदर पोर्स जो है ना ये एंडोथीलियल सेल्स के अंदर ये मैंने चैनल्स अभी 3-4 ही बनाया, इसमें हज़ारों चैनल्स होते हैं। पूरी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, हज़ारों चैनल्स होते हैं। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स लेयर से बनी हुई, वो जो प्रोटीन होती है वो इसमें ये चैनल्स हैं, ये प्रोटीन्स के चैनल्स हैं। ये जो है ना फेनिस्ट्रेशन और ये जो है ना जितने भी ग्लूकोज है और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स फैट्स जो चीज़ें जो है ना 50 to 100 नैनोमीटर से कम है वो सारी इसको क्रॉस करके इजीली आ सकती हैं। ये नंबर 1 बैरियर हो गया हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स का। दूसरा मेन बैरियर हमारे पास जो है ये ब्लू कलर की लेयर नजर आ रही है, इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाम इसका स्पेसिफिकली है ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये ग्लोमेरुलस, दूसरा आपको ये ब्लू कलर की जो है ना, ये दोबारा देखें, ब्लू कलर की आपको ये नजर आ रही है ना, ये ब्लू कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये कहते हैं इसका नाम है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये दूसरा बैरियर है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का। देखिए हमारी बॉडी में काफ़ी सारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जिस तरह जो हमारा एयर है, एयर के अंदर जो कॉकलिया होता है उसके अंदर बेसलर मेम्ब्रेन यानी बेसलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, रीजनर बेसलर मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो है ना हमारे पास डेस्मस बेसलर मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा जो है ना ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो विलाय के पास अब्जॉर्प्शन करवाता है। तो इसी तरह हमारे पास जो किडनीज के नेफ्रॉन्स के अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसका नाम है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी ये ग्लोमेरुलस के नीचे है तो इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये दूसरा बैरियर है, ये सिलेक्टिव चीज़ों को यहाँ से यहाँ पे आने देती है। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन का ये मतलब नहीं है कि सारी चीज़ें जो ब्लड के अंदर है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाए। ब्लड के अंदर हमारे पास होती है जो ब्लड के वेसल्स का वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है जो लिवर बनाता है। अब एल्ब्यूमिन प्रोटीन का मेन काम ये होता है कि वो किसी भी चीज़ को जो है ना कैपिलरी से या वेन से या आर्टरी से निकलने नहीं देता, वो सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखता है। यानी हमारी फौज है, एक आर्मी है, एक किस्म की एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड के अंदर घूम रही है। अब वो एक एक चीज़ को जो है ना कंट्रोल करेगी, सारी चीज़ों पे नज़र रखती है कि कौन सी चीज़ बाहर जा रही है, कौन सी अंदर आ रही है, क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ों को। अब जो एल्ब्यूमिन होती है ना हर चीज़ को यहाँ से यहाँ नहीं आने दे सकती। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, अक्सर उन पर जितनी भी मर्जी नज़र रख ली जाए तो छोटे बड़े शरारती होते हैं, कभी इधर निकल जाते हैं कभी उधर निकल जाते हैं, बड़ी मुश्किल से इधर उधर नज़रों से ओझल हो ही जाते हैं। इसीलिए हर जो चीज़ जो 50 to 100 नैनोमीटर के दरमियान हो, यानी छोटी सी, वो यहाँ से जो है ना फेनिस्ट्रेशन के थ्रू इंटर होके ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास पहुँच जाती है। अब ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये आगे फर्दर 3 हिस्सों में और डिवाइड हुई हुई है। हम पहला हिस्सा इसका पढ़ते हैं, यानी 3 लेयर्स आगे इसकी होती हैं। जो ऊपर वाली लेयर होती है ये जो है ना ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को मैंने यहाँ पे यू बनाया हुआ है, ये हमारे पास ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। नॉर्मली ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं लैमिना रेरा एक्सटर्ना। लैमिना रेरा एक्सटर्ना, लैमिना रेरा एक्सटर्ना नाम याद रखना है आपने। ये ऊपर वाली ये जो है ना लैमिना रेरा एक्सटर्ना है, सारी की सारी लैमिना रेरा एक्सटर्ना है। अब ये जो दरमियान वाली रेड कलर की लेयर है इसको हम कहते हैं ना लैमिना डेंसा। डेंसा इस वजह से कहते हैं कि अगर जो हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम जो है ना ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को देखते हैं तो हमें जो है ना सिर्फ ये लैमिना डेंसा नजर आती है। ये डेंस है बिल्कुल, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि ये डेंस कोलेजन 4 फाइबर से मिलकर बनी हुई है। वाली लेयर है ना इसको क्या कहते हैं, लैमिना डेंसा। लैमिना डेंसा इस वजह से कहते हैं कि ये डेंस कोलेजन 4 फाइबर से मिलकर बनी होती है। देखिए हमारे पास कोलेजन फाइबर्स कहाँ पे होते हैं, हमारे पास जो बोन्स होती है हार्डनिंग के लिए, हमारे पास जो कार्टिलेजेस होती है उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स का मेन काम ये होता है कि ये सपोर्ट्स देते हैं और जो है ना हार्डनेस क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये एक डेंस कोलेजन 4 फाइबर से मिलकर बनते हैं। कोलेजन की आगे, कोलेजन फाइबर्स की आगे और टाइप्स है, कोलेजन 1 फाइबर, कोलेजन 2 फाइबर, कोलेजन 3, कोलेजन 4, कोलेजन 5 और कोलेजन 6 भी होती है। तो जो कोलेजन 4 फाइबर्स होती हैं वो बहुत डेंस होती हैं, एक किस्म की जो है ना ब्लैकिश टाइप की, ठीक है ना, डार्क ब्लूइश या ब्लैकिश टाइप की आप कह सकते हैं। और ये डेंस कोलेजन फाइबर्स होती है, हमें तकरीबन यही नज़र आती है। और उससे नीचे वाली जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं लैमिना रेरा इंटरना। लैमिना रेरा इंटरना, इसकी जो तीसरी लेयर होती है उसको कहते हैं लैमिना रेरा इंटरना। नंबर 1 वाली होगी लैमिना रेरा एक्सटर्ना, नंबर 2 होगी ना लैमिना डेंसा और नंबर 3 होगी ना लैमिना रेरा इंटरना। इसके अलावा इन्हों लैमिना ल्यूसिडा भी कहते हैं, इसे लैमिना रेटिकुलरिस भी कहते हैं, और इसे जो है ना लैमिना जो है ना लैमिना ल्यूसिडा और लैमिना रेटिकुलरिस बस नाम याद रख लें, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल पे हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ये जो है ना नंबर 3, ये जो है ना ये जो
ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये इन चीज़ों को यहाँ से आने देखती है। अब ये कैसे रोकती है, हमें भी तो पता लगे कि यार हमें पता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना चीज़ों को, फ्लूइड को आने से रोक रही है। अब कैसे रोक रही है वो भी हमें पता लगना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। हमारे पास लेमिना रेरा एक्सटर्ना हो गई है, लेमिना डेंसा हो गया और लेमिना रेरा इंटरना हो गई है। अब जो ये लेमिना रेरा एक्सटर्ना होती है ना, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल लगे होते हैं उसका नाम होता है हेपरान सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे यूं 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 मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से बना देता हूँ। इसके ऊपर जो है ना पेप्टिडोग्लाइकेन के एंजाइम्स मॉलिक्यूल लगे होते हैं, उनका नाम होता है हेपरान सल्फेट। हेपरीन सल्फेट भी कहते हैं और हेपरान सल्फेट भी कहते हैं। अब ये जो हेपरान सल्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। यूं मैं दोबारा ये बना देता हूँ, ये शायद सही नज़र ना आ रहा हो। देखिए ये हमारे पास लेमिना रेरा एक्सटर्ना है, ये हमारे पास लेमिना रेरा इंटरना है, और ये जो दरमियान में रेड कलर की है ये लेमिना डेंसा है हमारे पास। लेमिना रेरा एक्सटर्ना, लेमिना रेरा इंटरना और लेमिना डेंसा। अब ये जो लेमिना रेरा एक्सटर्ना होती है ना, इनके ऊपर होते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर हेपरान सल्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं, हेपरान सल्फेट प्रोटीन, और प्रोटीन्स के ऊपर अक्सर जो है ना नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो नीचे वाला है ये भी हेपरान सल्फेट से मिलकर बना होता है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। और ये जो लेमिना डेंसा होती है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब यही जो नेगेटिव चार्जेस, जो चार्जिंग की जो अब ये जो इलेक्ट्रिकल कैपेबिलिटीज आ गई है ना, ये दूसरा बैरियर का रोल प्ले करती है। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी प्रोटीन्स घूम रही हैं सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, फिब्रिनोजिन है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा जो 12 किस्म की क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती हैं, ठीक है ना, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 12 तक, वो सारों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें घूम रही हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो भी चीज़, ऐसी चीज़ जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मिसाल के तौर पे एल्ब्यूमिन है, मिसाल के तौर पे फिब्रिनोजिन है। अब ये जो चीज़ें होंगी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब इसके अलावा और भी प्रोटीन्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। अब ये चीज़ें जैसे इधर आ रही होंगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यूं यूं यूं, इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये जो है ना ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से होते होते दोबारा एफरेंट आर्टरियोल्स के जरिए यहाँ से निकल आएगी। अब ये जो है ना हेपरीन सल्फेट ने क्या किया, हेपरान सल्फेट ने इन्होंने दूसरा बैरियर बनाया यहाँ पे। उसके अलावा ये जो डेंस कोलेजन फाइबर्स है, जो कोलेजन 4 फाइबर्स है, लेमिना डेंसा, ये भी जो है ना एक बैरियर का काम प्ले करेगी और हर चीज़ को जो है ना अपने इधर आगे से गुजरने नहीं देगी। ठीक है ना, सिर्फ जो माइन्यूट्स मिनरल्स हो गए हैं, फैट्स हो गए, जो मिनरल्स हो गए हैं, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ से गुजर सकती हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे पास लिपिड्स होते हैं और कैल्शियम आयंस होते हैं ना, तकरीबन कैल्शियम आयंस 50% जो है ना एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड किए होते हैं। ये खास तौर पे याद रखिएगा, ये 50% कैल्शियम आयंस और तकरीबन 100% लिपिड जो है ना एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड की होती है। चूँकि एल्ब्यूमिन यहाँ से नहीं गुजर सकती, इसीलिए बहुत कम कैल्शियम आयंस यहाँ पे आते हैं और बहुत कम, चूँकि कैल्शियम आयंस हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बड़ा सख्त इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, सिर्फ कैल्शियम आयंस ऐसे हैं जिनके लिए जो है ना प्रॉपर ग्लैंड्स बने हुए हैं, पैराथार्मोन और उसके अलावा जो है ना थायराइड ग्लैंड जो कैल्सीटोनिन रिलीज करते हैं और पैराथायराइड ग्लैंड पैराथार्मोन हार्मोन रिलीज करते हैं जो कैल्शियम आयंस की बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन करती हैं। ठीक है, कैल्सीटोनिन ब्लड के अंदर, बोन्स के अंदर, और जो पैराथार्मोन है ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस के मेंटेन करती हैं। 4 पैराथायराइड ग्लैंड है। अब वो क्या करते हैं, सिर्फ कैल्शियम आयंस को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग के लिए न्यूरॉन्स मैसेज तभी कंडक्ट पाता है, नर्व इंपल्स तभी भेज पाता है जब हमारे पास कैल्शियम आयंस मौजूद हो वहाँ पे। और इसी तरह जो हमारे मसल्स की फंक्शनिंग है, मसल की फंक्शनिंग भी तभी हो पाती है तब हमारे पास कैल्शियम आयंस हो। तो कैल्शियम आयंस बहुत कम यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो लिपिड्स होती हैं जो वो भी बहुत कम यहाँ पे जाती है, क्योंकि एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड की होती है और एल्ब्यूमिन बहुत कम यहाँ से पास आउट हो सकता है। उसकी वजह यह है कि 2 बैरियर हो गए, एक एंडोथेलियल सेल्स हो गया, वो 50 to 100 नैनोमीटर के पार्टिकल्स को अंदर घुसने देगा। ठीक है ना, 50 to 100 से कम, चूंकि उसका साइज 50 to 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, तकरीबन उसका नैनोमीटर में साइज उसका जो है ना तकरीबन 8 माइक्रोमीटर, तो यहाँ से बहुत कम गुजर सकती है। तो उसके अलावा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ से तो गुजर के आ जाएगी, क्योंकि उसका साइज तकरीबन 8 नैनोमीटर होता है। 8 नैनोमीटर वाली चीज़ यहाँ से गुजर के तो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो 3 है, लेमिना रेरा एक्सटर्ना, लेमिना डेंसा और लेमिना रेरा इंटरना, ये जो है ना आगे जाके इनको रोकेगी। अब तीसरा जो मेन बैरियर है वो फिल्ट्रेशन स्लिट्स वाला है। फिल्ट्रेशन स्लिट्स किसे कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक तो हमारा ग्लोमेरुलस हो गया कि हमारे पास जो है ना एफरेंट आर्टरियोल थी, ये सारा हमारे पास ग्लोमेरुलस था और इसके ऊपर जो है ना एंडोथेलियल सेल थे। यहाँ पे जो है ना हमारा ग्लोमेरुलस खत्म। अब यहाँ से जो है ना जो ब्लू लेयर है और उसके बाद ये जो ब्लैक कलर के मैंने सेल्स बनाए हुए हैं, ये सारा हमारा बूमेंस कैप्सूल है। अब ये जो बूमेंस कैप्सूल होता है इसको हमने फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, एक विजरल लेयर होती है, एक पेराइटल लेयर होती है। अब ये जो ब्लैक कलर की लेयर आ रही है ना, इसको हम पेराइटल लेयर कहते हैं। और ये जो हमारे पास जो ब्लू रेड कलर के सेल्स बने हुए हैं, इनको जो है ना हम विजरल लेयर कहते हैं। दोबारा मैं लिख देता हूँ, इनको विजरल लेयर कहते हैं, VISCERAL,
विजरल लेयर और ये हमारे पास पेराइटल लेयर है। विजरल का मतलब ये होता है कि सरफेस के ऊपर, स्किन के ऊपर या सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। चूंकि ये जो है ना ग्लोमेरुलस की सरफेस के बिल्कुल साथ है या ऊपर है, इसी वजह से इसे विजरल लेयर कहते हैं। अब ये जो रेड रेड कलर के सेल्स है ये आपको नजर आ रहे हैं, ये जो रेड रेड कलर के सेल्स है ना, इनका नाम होता है पोडोसाइट्स। पोडो कहते हैं कि उंगलियों को, ठीक है ना। इनके ये जो सेल्स होते हैं ना, ये मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, तो इसके जो है ना आगे जिस तरह हमारी टांगों की उंगलियां होती हैं, यूं यूं उंगलियां निकली होती हैं, इसके पोडोसाइट्स निकले होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म यूं 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 यूं। उसकी वजह यह है ताकि जो है ना ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ फुली अटैच हो सके, बेसमेंट मेम्ब्रेन को प्रॉपर सपोर्ट कर सके। इसके अलावा जो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, एक बात और ऐड कर देता हूँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें ना बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बन पाती, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक जीन है कॉल 4A3 4A5, ये जीन का एक नाम है कॉल 4A3 4A5 जीन। अब ये एक जीन है जिसका मेन काम ये होता है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनवाता है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनवाता है। अब अगर किसी भी म्यूटेशन की वजह से या किसी भी डिफॉर्मेलिटीज़ की वजह से अगर ये जीन जो है ना प्रॉपरली फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता और वो प्रोटीन नहीं बनवाता जिसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है, तो क्या होता है, हमारे यूरिन के अंदर जो है ना ब्लड पास आउट होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन सही नहीं हो पाती, इवन के जो हमारे जो कानों के अंदर जो बेसलर मेम्ब्रेन है वो भी सही नहीं बन पाती उसकी वजह से, क्योंकि सारी बेसमेंट मेम्ब्रेन तो इसने बनवानी है, तो वो भी नहीं बन पाएंगी। हमारी हेयरिंग लॉस हो जाती है, हम आंखों से देख भी नहीं पाते, और हमारे जो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन है वो भी नहीं हो पाती सही तरीके से। तो मेन काम जो है ना हमारा कोल 4A3 4A5 जीन है, इसका मेन काम ये होता है कि ये जो है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन बनवाता है। अब आगे हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के फंक्शंस पता है। अब दूसरी लेयर होगी है पोडोसाइट्स वाली। अब दूसरी ये जो है ना हमारे पास विजरल लेयर है, विजरल लेयर में होते हैं हमारे पास पोडोसाइट्स। अब ये पोडोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या है, अब ये पोडोसाइट का एक मेन फंक्शन तो ये होगा कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलर में बेसमेंट मेम्ब्रेन है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। दूसरा ये जो पोडोसाइट्स होते हैं ना, इनके दरमियान छोटे छोटे से गैप होते हैं, उन छोटे छोटे गैप को हम फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं, ठीक है। ये लेट्स सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के दरमियान गैप है। अब इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। इस गैप को हम फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं, ठीक है। ये एक पोडोसाइट्स है, पोडोसाइट्स ने क्या किया है, विजरल लेयर ऑफ बुमेंस कैप्सूल बनाई हुई है, विजरल लेयर ऑफ बुमेंस कैप्सूल। अब ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स है ना, यानी दोनों के दरमियान गैप है, इनके दरमियान प्रोटीन्स होती है। ये जो ग्रीन कलर की आपको प्रोटीन नजर आ रही है, इस प्रोटीन का काम होता है नेफ्रिन। अब इस प्रोटीन का नाम है नेफ्रिन। अब नेफ्रिन का काम क्या होता है, नेफ्रिन का काम है ये तीसरा बैरियर बनाता है। हर वो चीज़ जिसका साइज 25 to 20 नैनोमीटर हो, सिर्फ अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ से जो है ना एंडोथेलियल सेल्स के जरिए एंटर हो गई है और वो क्रॉस करके जो है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी आ गया, लेकिन अब वो क्रॉस करके बुमेंस कैप्सूल में आनी चाहती है, तो ये जो नेफ्रिन है ये इनको रोक लेगी। यहाँ पे हज़ारों नेफ्रिन की यूं 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 पार्टिकल्स मतलब प्रोटीन्स जुड़ी होती हैं। अब हर वो चीज़ जिसका साइज 25 से 20 नैनोमीटर है, सिर्फ वो ही जो है ना नेफ्रिन को क्रॉस करके बुमेंस कैप्सूल में आ सकती है। तो देखा आपने देखा कि इस तरह जो है ना मतलब कोई खाला जी का घर नहीं है कि ब्लड के अंदर सारी चीज़ें थी और सारी की सारी जो है ना एकदम जिस तरह हम 9-10 में और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते हैं कि डायरेक्ट जो है ना रीअब्जॉर्ब हो गया, रीअब्जॉर्ब होने के बाद एकदम वो बुमेंस कैप्सूल में आ गया और फिर बुमेंस कैप्सूल से दोबारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया और तो चली गया। इस तरह नहीं होता। ये तीन मेन बैरियर है, मैं मोटा मोटा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे मेन बैरियर है एंडोथेलियल सेल्स का, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है, हमें उसमें जो जितने भी कैपिलरीज होते हैं उसमें एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, लेकिन जो ग्लोमेरुलस की कैपेसिटीज होती है उसमें फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियम होते हैं, फेनिस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। फेनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि उनके दिमाग छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। ये पोर्स क्या करते हैं, हर वो चीज़ जिसका 50 to 100 नैनोमीटर साइज हो उसको जो है ना अब्जॉर्ब करवाते हैं। दूसरा मेन बैरियर है हमारे पास ये जो ब्लू कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन फर्दर तीन चीज़ों से बनी होती है, लेमिना ल्यूसिडा या लेमिना रेरा एक्सटर्ना, लेमिना डेंसा और लेमिना रेरा इंटरना। अब जो लेमिना रेरा एक्सटर्ना और लेमिना रेरा इंटरना होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होती हैं। हर वो चीज़ जिनको पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, स्पेशली एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजिन, प्रोटीन्स, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, हर जितनी किस्म की प्रोटीन्स होती हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होती हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्जेस हो स्पेसिफिकली एनाइन, जैसे क्लोराइड आइंस हो गया, ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है ना ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये बड़ी मुश्किल से जो है ना यहाँ पे बुमेंस कैप्सूल में पहुँच पाती है। उसकी वजह ये है कि हमें जो है ना मतलब ब्लड का वॉल्यूम भी तो मेंटेन करना है ना। ब्लड का वॉल्यूम अगर मेंटेन नहीं होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ से अगर रीअब्जॉर्प्शन सही तरीके से ना हुई तो सारी चीज़ें तो यूरिन में बह जाएंगी, फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे जो है ना हर मिनट में 625 मिलीलीटर ब्लड हर मिनट में आ रहा है, ठीक है ना। 625 मिलीलीटर ब्लड हर मिनट में आ रहा है, तो अगर 625 में से आधा भी रीअब्जॉर्ब होगा तो हम 24 घंटे वॉशरूम में बैठे रहें, हम बाहर ही ना आ पाएँ, ठीक है ना। तो इस तरह का मतलब 100 मसले मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा जो तीसरा मेन बैरियर है वो यहाँ पे नेफ्रिन प्रोटीन्स का है।
मैंने आपको बताया ये पोडोसाइट्स हैं, वाइट ब्लू। इन पोडोसाइट्स के भी बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पोडोसाइट्स का एक मेन फंक्शन ये भी होता है कि ये जो है ना हमारे जो ग्लोमेरुलस है इसकी कंस्ट्रक्शन में भी मदद करते हैं, बूमेंस कैप्सूल की कंस्ट्रक्शन में, ताकि जो है ना ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो, और मतलब कुछ और जो मतलब बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह हैं उनकी भी जो है ना रीअब्जॉर्प्शन को यहाँ पे आने से रोकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो बैक्टीरिया अगर यहाँ पे आ जाएंगे वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इसके अंदर जो चीज़ें जो है ना किडनी स्टोन्स बना सकती हैं, किडनी स्टोन्स जो कैल्शियम आयन, फास्फेट आयंस और जो मतलब जो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो किडनी स्टोन बनाने में मदद करती है, उनको भी यहाँ से आने से रोकते हैं। तो नेफ्रिन का एक काम क्या हो गया, नेफ्रिन क्या करता है, हर वो चीज़ जिसका 25 to 20 नैनोमीटर साइज़ हो उनको यहाँ से इंटर होने देता है। अब जैसे ही यहाँ से चीज़ें इंटर हुई उसके बाद जो है ना तकरीबन कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर पहुँच जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जितनी भी ग्लूकोज होती है तकरीबन 20% यहाँ पे ग्लूकोज पहुँच जाती है। उसके अलावा थोड़ी सी फैट्स पहुँचती है। उसके अलावा थोड़ी सी जो है बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट एक किस्म की आप कह सकते हैं प्रोटीन्स, लेकिन थोड़ी ना थोड़ी पहुँचती है, ठीक है ना। जब हमारा ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन सही काम नहीं कर रही होती ना, तो हमारे पास जो प्रोटीन्स होती है एल्ब्यूमिन्स, ये ब्लड के थ्रू पास आउट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है। और अक्सर हम यूरिन का टेस्ट कराते हैं, तो ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का टेस्ट होता है ना, तो उसमें एल्ब्यूमिन शो हो जाती है कि एल्ब्यूमिन इतनी है। अब जब वो एल्ब्यूमिन शो हो जाती है ना, तो उससे हमें ये पता लगता है कि यार अब किडनीज़ वाकई काम नहीं कर रही, किडनीज़ का फंक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा, नेफ्रॉन्स जो है ना सही काम नहीं कर रहे। अब वो नेफ्रॉन सही काम नहीं कर रहे, उसके अलावा फिर जो है ना किडनी के जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो इंजेक्शंस वगैरह हैं वो लगाए जाते हैं, उनका पता लग जाता है कि मतलब खून की जो कमी हो रही है, या जो क्योंकि एल्ब्यूमिन की कमी होगी तो एल्ब्यूमिन की कमी से ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, और ब्लड के वॉल्यूम से अल्टीमेटली जो भी डिजीज़ या जो भी डिफॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो होती हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास तीसरा मेन बैरियर होगा नेफ्रिन। उसके बाद मैंने आपको बताया जो ग्लूकोज होगी, फैट्स होगी, कार्बोहाइड्रेट्स होगी, उसके अलावा क्या क्या पहुंचेगा, यूरिया पहुंचेगा। उसके अलावा जितने भी मिनरल्स होंगे वो पहुंचेंगे, स्पेशली कैल्शियम आइंस जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं बहुत कम यहाँ पे पहुंचते हैं। मैग्नीशियम आइंस पहुंचेंगे यहाँ पे। उसके अलावा जो सोडियम आइंस है वो पहुंचेंगे। उसके अलावा जो क्लोराइड आइंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा यूरिया के अलावा क्रिएटिनिन होता है वो भी पहुँच जाएगा, ठीक है ना। क्रिएटिनिन अब क्रिएटिनिन पहुंच जाएगा, ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन्स, यूरिया, कैल्शियम, ठीक है ना। सोडियम आइंस, क्लोराइड आइंस, जो वाइट ब्लड सेल्स थे WBCs और वाइट ब्लड सेल्स, ये जो है ना तकरीबन यहाँ पे ही रहेंगे। और एल्ब्यूमिन्स, फिब्रिनोजेन, ग्लाइकोजन, लिपिड्स, ये तकरीबन प्रोटीन्स, ये सारी जो है ना इफरेंट आर्टियोल के जरिए दोबारा बाहर चली जाएंगी। अब नंबर 1 तो हमारे पास हमने सबसे पहले पढ़े कि बैरियर्स कौन कौन से होते हैं। हमें 3 बैरियर्स पता लगे, एंडोथेलियल सेल्स, ग्लोमेरुलस और फिल्ट्रेशन। अब दूसरा जो हमारा मेन काम ये है कि हमने जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है, अब देखें जब हमारे पास यहाँ से फ्लूइड आ रहा होता है ना, हमारे पास नॉर्मली हमने पढ़ा हमारे पास जो है ना पहले आर्टरीज होती हैं, आर्टरी अरोटा होता है, अरोटा बहुत बड़ा होता है। उसके बाद आर्टरीज बनती है, आर्टरीज का भी जो साइज़ होता है ना बहुत बड़ा होता है। उसके बाद आर्टरीज के बाद जो है ना आर्ट्रियोल्स बनती है, उनका साइज़ बिल्कुल छोटा होता है। अब देखें, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना एक ये आर्टरी है, इसका साइज़ इतना बड़ा है। अब ये मेरे पास जो है ना आर्ट्रियोल है, इसका साइज़ इतना छोटा है। अब जितना फ्लूइड यहाँ से पहले गुजर रहा था उतना फ्लूइड यहाँ से भी गुजरना है। अब चूंकि साइज़ कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। स्पेसिफिकली प्रेशर किस चीज़ का, ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर है। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक किस्म का बढ़ जाएगा। अब वो जो प्रेशर है, जो प्रेशर जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अब हम वो प्रेशर पढ़ते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब वो जो कौन कौन से प्रेशर हैं और कौन सा जो है ना प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला तो हमारा मेन काम ये होगा कि पहला हमने पढ़ा कि बैरियर्स कौन कौन से थे, वो बैरियर्स हमने पढ़ लिए। अब बैरियर्स के बाद अब हम ना नेट प्रेशर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट की बात करते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुल नेफ्रॉन, ठीक है ना। हमारे पास जो नेट फिल्ट्रेशन रेट होती है, अब देखिए हमारे पास जो है ना 2 किस्म की चीज़, एक तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना हमें पता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहाँ से आया कि यहाँ पे जो वाटर है, जो फ्लूइड है, वो जब यहाँ से गुजर रहा है तो वो कहता है, वो चाहता है कि यहाँ पे जो है ना वो प्रेशर फिल्ट्रेट, मतलब आर्टरीज बड़ी थी अब कैपिलरी छोटी हो गई हैं, तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ गया। अब वो चाहता है कि यहाँ से जो है ना चीज़ें यहाँ पे वापस आए, ठीक है ना। अब वो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो तकरीबन 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ये 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर लगाती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर हमने नेट फिल्ट्रेशन रेट लगाना है, नेट फिल्ट्रेशन रेट का मतलब ये होता है कि जितना ब्लड गुजर रहा है उसमें से जो है ना फिल्टर कितना हो रहा है, हमने ये पता लगाना है। हमारे पास जो है ना 625 मिलीलीटर ब्लड जो है ना हमारे हर मिनट के बाद गुजरता है, उसमें से 125 मिलीलीटर अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। 625 मिलीलीटर मैंने आपको बताया था गुजरता है, उसमें से 125 मिलीलीटर अब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो ये अब्जॉर्ब होता है, ये हमें कैसे पता लगा कि 125 में से
मतलब 625 में से 125 ही क्यूब ऑब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना। उसके लिए हमें जो है ना प्रेशर्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। पहला हम ये पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो है ना जो फ्लूइड है उसको बूमेंस कैप्सूल में आने दे रहे हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स विच पुश द थिंग्स इनटू द बूमेंस कैप्सूल। नंबर 2 हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे कि जो है ना बूमेंस कैप्सूल से चीज़ों को दोबारा ग्लोमेरुलस में जाने देते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी जो वाटर आ रहा है, जो प्लाज्मा है, प्रोटीन्स है, प्लाज्मा के अलावा जो है ना मतलब जो भी चीज़ें हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वो आपस में टकरा रही हैं। टकराने की वजह से फिल्ट्रेशन के अंदर मतलब प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने की वजह जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो तकरीबन 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, और वो जो है ना यहाँ पे जो है ना फिल्ट्रेशन को रीअब्जॉर्ब। अब देखिए जो ह्यूमन बींग्स में होता है ना, जो किडनी में जो फिल्ट्रेशन रेट है, ये हमने जो है ना स्पेसिफिकली मेजर नहीं किया हुआ। ये हमने जानवरों में, कैट्स में और रैट्स में, और जो चूहे हैं, बिल्लियाँ हैं, इन चीज़ों में और मंकीज़ में, इनके किडनीज़ के अंदर हमने ये मेजर किया हुआ है। तो हम चूँकि उनकी किडनीज़ के अंदर मेजर किया हुआ है, तो हमने जो है ना उसको ह्यूमन बींग्स के साथ भी एस्टिमेटेड कर दिया। और उसके अलावा जब हम यूरिन का टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें भी तकरीबन इतना ही फिल्ट्रेशन रेट आता है, ठीक है। अब ये 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एक ये है कि 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है ना HP यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, GHP, बस 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है जो चीज़ों को जो है ना बूमेंस कैप्सूल में आने की इजाज़त देता है। दूसरा जो मेन प्रेशर है वो जो है ना चीज़ों को जो है ना ग्लोमेरुलस के अंदर, बूमेंस कैप्सूल के अंदर नहीं जाने देता, उसे कहते हैं कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना जितनी भी एल्ब्यूमिन होती है ना, एल्ब्यूमिन को लिवर के अंदर इसीलिए बनाया होता है कि वो चीज़ों को जो है ना कैपिलरी से निकलने ना दे। तो जितनी भी एल्ब्यूमिन होती है ना वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने साथ बाइंड करके रखे, जैसे मेन कैल्शियमाइंस है, जैसे लिपिड्स है, इन चीज़ों को तो वो बाइंड करके रखती है। बाकी जो ग्लूकोज और ये सारी चीज़ें इन पे नज़र रखती है, ठीक है। अब वो जो है ना जो कोलाइड जो एल्ब्यूमिन होती है और फिब्रिनोजेन होती है वो चीज़ों को बाहर नहीं निकलने देती, तो वो भी अपना पूरा का पूरा जोर लगाती है कि जो है ना चीज़ें बाहर ना निकल पाए। तो जो कि ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो 60 मिलीमीटर मर्करी था, जो चाह रही थी कि चीज़ें बूमेंस कैप्सूल में आए। दूसरा जो एल्ब्यूमिन का प्रेशर था उसको कहते हैं कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये कोलाइड CLLOID कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर एल्ब्यूमिन लगा रही है, एल्ब्यूमिन बनी इस वजह से थी कि चीज़ें जो है ना बाहर ना जा पाए। अब ये जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है ना ये हमारे पास लगता है 32 mm ऑफ Hg, ठीक है। एक ये चीज़ होगी, मैंने आपको बताया था कि अगर हमने नेट फिल्ट्रेशन रेट निकालना है ना तो सबसे पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेट फिल्ट्रेशन रेट के लिए यानी कितनी चीज़ें जो है ना अब्जॉर्ब हो रही है नेट फिल्ट्रेशन रेट, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि फोर्सेस, कि ऐसी फोर्सेस जो है ना विच पुल्स थिंग्स आउट, कि जो है ना जो ग्लोमेरुलस से बूमेंस कैप्सूल में चीज़ों को पुल आउट कर रही हैं। और दूसरा हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि फोर्सेस विच पुल्स थिंग्स इन, जो चीज़ों को जो है ना ग्लोमेरुलस कैपिलरी से निकलने नहीं दे रही। अब जो फोर्सेस है विच पुल्स थिंग्स आउट वो सिर्फ एक ही फोर्स है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये चाहती है कि चीज़ें जो है ना ग्लोमेरुलस से बाहर आ जाए, ग्लोमेरुलस से बाहर आए और बूमेंस कैप्सूल में आ जाए। ये जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ये हमारे पास 60 mm ऑफ Hg होता है। और दो फोर्सेस ऐसी होती हैं जो चीज़ों को ग्लोमेरुलस से बाहर नहीं जाने देती। एक तो हमने पढ़ लिया कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है जो एल्ब्यूमिन लगाती है, ये 32 mm ऑफ Hg होता है। और दूसरा हमारे पास होता है कोलाइड या जो बूमेंस कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है हमारे पास, कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हमारे पास तकरीबन होता है 18 mm ऑफ Hg, ठीक है। देखिए हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन रेट ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, माइनस करते हैं हम कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर से और कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 होता है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर 32 है और कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 18 है। इन दोनों को प्लस किया 40 बनता है, 60 में से 40 किया तो NFR यानी नेट फिल्ट्रेशन रेट हमारे पास 20 मिलीलीटर ऑफ ब्लड है, 20 मिलीलीटर पर ml, ठीक है ना। यहाँ से अगर 625 गुजर है तो 625 में से पर मिनट तकरीबन हमारे पास 20 ml जो है ना एक्सक्रीट आउट होता है, यहाँ पे फिल्टर होता है। उस 20 ml में से भी जो है ना काफ़ी सारी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये हमें समझ आ गई। दूसरा हमें ये छोटे छोटे सेल नज़र आ रहे हैं, इस सेल्स का नाम होता है मेसेंजियल सेल। इस सेल का क्या नाम होता है? मेसेंजियल सेल।
अब इस मेसेंजियल सेल्स का क्या फंक्शन होता है? ये मेसेंजियल सेल ना हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप्स है। जब हमारे पास मोनोसाइट्स बनते हैं ना, जब हमारे पास प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होता है, उसके बाद जो बोन मैरो के अंदर मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं हमारे पास, अब वो वाइट ब्लड सेल्स ना सिर्फ ब्लड के अंदर ही मेंटेन नहीं होते। अगर वो वाइट ब्लड सेल्स, हमें पता है कि अगर वो टिश्यू फ्लूइड में चले जाएं तो उसे मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं या मैक्रोफेजेस कहते हैं, सॉरी मैक्रोफेजेस कहते हैं। इसी तरह वो वाइट ब्लड सेल्स को ना डिफरेंट ऑर्गन्स में भी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर उसे लिवर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए तो उसे कफर सेल्स कहते हैं, उसे जो है ना ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, उसे जो है ना डिफरेंट ऑर्गन्स के जरिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जो लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तो एल्वियोलर सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर उसे किडनीज के अंदर जो है ना ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, किडनीज के अंदर वो रहते हैं तो उसे मेसेंजियल सेल्स कहते हैं। अब इसका काम ये होता है कि अगर लेट्स सपोज अगर किसी तरीके से यहाँ से जो है ना कोई चीज़, जो एंडोथीलियल सेल्स थे, यहाँ से किसी चीज़ ने जो है ना यहाँ पे जाना था और वो जो प्रोटीन्स थी वो तकरीबन इस साइज़ की थी, उसने यहाँ पे पोर्स को आगे बंद कर दिया। या जो है ना कोई चीज़ जो थी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नेफ्रिन के पास आ गया और नेफ्रिन के पास यहाँ पे आके लटक गया। यानी ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी और यहाँ पे आके लटक गया, ना चीज़ों को क्रॉस होने दे रही है ना खुद निकल रही है। और या जो है ना कोई बैक्टीरिया या वायरस थी या जर्म्स थे, फंगस थी, वो यहाँ पे आगे फंस गया। अब ये मेसेंजियल सेल्स का काम ये होगा कि वो जाके उनको मतलब खाएंगे, उसको जो है ना ख़त्म करेंगे और जो भी इनका मटीरियल मतलब वाइट ब्लड से जो साइटोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे बैक्टीरियाज को, फंगस को और इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे ताकि जो है ना हमारे पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कम से कम चांसेस हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको जो है ना वीडियो पसंद आई होगी। जितना डिटेल से हम कर सकते थे हमने कोशिश किया कि फुल डिटेल से किया। अगर वीडियो पसंद आई है तो इंशाल्लाह लाइक बताएं कि हम और क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।